हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करने वाले हैं मुख्य परीक्षा आपका 19-20 में डीसीए का क्वेश्चन पेपर विंडो एंड पीसी पैकेजेस। देखिए, एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं, चूँकि क्वेश्चन पेपर है तो मुझे एक स्पेसिफिक क्लास का क्वेश्चन पेपर उठाना था, इसीलिए मैंने डीसीए का उठाया है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का। बट आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए जो डीसीए नहीं कर रहे हैं, अदर क्लास वाले बच्चे हैं, कि क्या ये डीसीए वाले बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो बिल्कुल नहीं, ये उस सब्जेक्ट पर आधारित है, विंडो एंड पीसी पैकेजेस। डीसीए का तो पेपर है ही है, नो डाउट, ये डीसीए का ही मैं पेपर डिस्कस करूंगा। बट जो क्वेश्चन आते हैं वो उन सभी बच्चों का काम आएगा जिनके सिलेबस में विंडोज़ नाम से सिलेबस है या कुछ टॉपिक है और पीसी पैकेज करके है। तो सब्जेक्ट जो है कॉमन है, विंडो एंड पीसी पैकेजेस। और मेरे बारे में जो लोग नहीं जानते हैं वो उनके बारे में बता देता हूँ कि मैं डॉक्टर रमाकांत चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, सुखनंदन महाविद्यालय मुंगेली, छत्तीसगढ़ से। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँ आप तक आपका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। ठीक है, तो ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका जो मेन एग्ज़ाम हुआ था डीसीए का, उसका है ये। सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, 3 घंटे का पेपर का टाइम रहता है और अधिकतम आपका 100 नंबर का प्रश्न पत्र रहता है, जिसमें आपका पासिंग मार्क्स है जो मिनिमम आपको कम से कम 33 नंबर लेके आना रहता है। ये बेसिक डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे क्या हैं, डायरेक्ट 12वीं पढ़ के आते हैं, उनको आइडिया नहीं रहता है ये पेपर कितने नंबर का होगा, कितना पासिंग मार्क्स है। और इसमें नोट को जरूर देख लीजिएगा, इसमें स्पष्ट कहा है कि आपके दो दो भाग हैं और दोनों भाग में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब में बराबर नंबर है। और जो है आपको क्वेश्चन जैसा दिया रहेगा उसके हिसाब से उसको आपको बनाना रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा। ये देखिए, सेक्शन ए दिया गया है। सेक्शन ए में आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे। दिख रहा है क्या, ABCD करते हुए ऐसे 10 क्वेश्चन दिख रहा है। और इधर जो है आपका सेक्शन बी करके लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए आपका जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो टू में पहला प्रश्न अलग से दिया हुआ है और अथवा करके, और मतलब अथवा करके 2 क्वेश्चन दिए, मतलब ऊपर का 1 प्रश्न करो या नीचे का 2 प्रश्न करिए आप। ठीक है, वैसे ही थर्ड में देखिए आपको ऊपर में एक बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे में भी एक यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पर ऊपर वाला करिए या नीचे वाला करिए, अथवा दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका फोर्थ में। देखिए, आप एक बड़ा क्वेश्चन आप कर लीजिए या फिर नीचे के 2 छोटे क्वेश्चन करिए, फिर से एक बड़े क्वेश्चन 2 छोटे क्वेश्चन करिए, ऊपर में एक बड़ा क्वेश्चन करिए या 2 छोटे क्वेश्चन करिए। तो इस प्रकार से मैं वापस आ रहा हूँ। ये आपका एक सेक्शन है, टोटल 100 नंबर में बटा हुआ है और 5 आपके सेक्शन बी में है। तो इस प्रकार से चूंकि सब में बराबर बराबर नंबर है, आपका एक एक प्रश्न में देखिए टोटल आपका क्या होता है, 100 नंबर का प्रश्न होता है। ठीक है, तो एक एक जो क्वेश्चन है उसको ये क्या किस हिसाब से डिवाइड किया होगा, तो आपका जो है, क्योंकि अलग से कहीं पर लिखा नहीं हुआ है कितने मार्क्स का है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका 15 नंबर का ये एक एक क्वेश्चन होगा। यहाँ से एक एक सेक्शन बोल रहा हूँ ना, ये वाला 15 नंबर का ये होगा और वैसे ही सेम नीचे भी है। अब इसको डिवाइड कैसे किया होगा, तो देखिए आपका 5 जो सेक्शन है 2 से लेके 6 तक, वो 15 नंबर का होगा, मतलब वो 15×5 = 75 नंबर का हो गया। 25 नंबर का ये होगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो छोटे छोटे 10 क्वेश्चन हैं अति लघु उत्तरीय बोलना चाहिए, शॉर्ट आंसर बोलना चाहिए, जिसमें लगभग आपको 1 पेज लिखना रहेगा शॉर्ट आंसर में और 1 पेज में एक आंसर को डिफाइन करना रहेगा, और वो आपका 2.5 नंबर का रहेगा। 25 क्वेश्चन 10 नंबर का, मतलब एक एक प्रश्न जो रहेगा आपका 2.5 का, या 2.5 नंबर का होगा। इधर वाला आपका लेफ्ट साइड का ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, 2.5 नंबर का एक एक प्रश्न रहेगा, तभी ये 25 नंबर का बनेगा। अब इधर का देखते हैं, एक क्वेश्चन आपका एक सेक्शन जो है उसको हमने कहा 15 नंबर का, कितना का हमने, 15 नंबर का। तो यदि आप एक बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो 15 नंबर मिल जाएगा, लेकिन आप यदि अ और ब कर रहे हैं तो फिर वो फिर से डिवाइड हो जाएगा 7.5 नंबर में। देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से प्रश्न में आपको कितना पेज का लिखना है, कितने नंबर का है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को अपने हिसाब से 2 पेज का लिख के आ गए कि 2.5 पेज का लिख के आ गए कि परिभाषा बस लिख के आ गए, तो नंबर नहीं मिलने वाला है भाई, है नहीं। तो वीडियो को थोड़ा सा मैं इसलिए डिटेल में कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये आंसर तो सब जानते रहते हैं, रट लेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना कितना है वो आपको तभी समझ में आएगा जब मैं आपको डिस्कस किया रहूँगा।
तो ये आपका 15 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। लेकिन आप ये छोटे छोटे प्रश्न को उठाएंगे तो 15 नंबर का जो है आधा आधा फिर से बढ़ जाएगा, तो ये 7.5 नंबर का हो जाएगा, 7.5 नंबर का। लेकिन यहाँ पर थर्ड वाले में आप देख रहे हैं अथवा करके ऊपर में भी एक है नीचे में भी एक है, मतलब आप ऊपर वालों को बना लो 15 नंबर का या नीचे वाले को बना लो। क्लियर है क्या? नेक्स्ट यहाँ पे फिर से वही बात है, एक बड़ा क्वेश्चन दिया है तो ऊपर वाला 15 का हो जाएगा और ये जो है आपका 7.5 का हो जाएगा। तो यदि दो प्रश्न दिए हैं तो 7.5 नंबर का, और अकेला क्वेश्चन बनाएंगे आप बड़ा वाला एक ही सिंगल क्वेश्चन को तो 15 नंबर का रहेगा। सब में वैसे ही है, एक बड़ा क्वेश्चन और दो छोटे क्वेश्चन। तो अब आप डिस्कस कर लीजिए अपने आप से कि आप जो है बड़े क्वेश्चन की ओर जाएंगे कि छोटे क्वेश्चन की आएंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत सलाह है ये कि आप एक बड़े क्वेश्चन को उठाइए, तो छोटे क्वेश्चन को बिल्कुल मत उठाइए जब तक आपको ऊपर वाला आंसर पता है। क्या होता है इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। देखिए, सपोज करिए आपने ये दोनों प्रश्नों को उठा लिया इसमें और इसमें इस क्वेश्चन को उठा लिया, आप 7.5 नंबर का बनाए। आंसर लिखने वाला हमेशा कहता है कि मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा लिख लिया है, अब मुझे 7.5 में अधिकतम वो आदमी जो है आधा नंबर काटता है, तो आप सोचेंगे कि 7 14 नंबर तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हम उम्मीद ज़्यादा का करते हैं, आप कम लिख के आ जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम क्या कर दिए, मान लीजिए अधिकतम भी दे दिए तो 5 नंबर दे दिए, तो आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे 10 नंबर मिल रहा है। लेकिन उसी प्रश्न में आप इसको आप 3 पेज लिखेंगे और इसको आप मान लीजिए मैक्सिमम 5 पेज भी लिख रहे हो, आप इससे आप कम ही लिख रहे हो। लेकिन यदि आपका पावर पॉइंट में अच्छा आपने लिख दिया, परिभाषा क्या लिख दिया, कैसे लिखते हैं बनाते हैं उसका स्टेप लिख दिया, ठीक है, तो भी मैं यदि उसमें अधिकतम भी काट रहा हूँ तब भी यदि मैं आपको वहाँ पे कम से कम मेरे लिए ऐसा दिखेगा, अरे मैं 2 3 4 नंबर ही काटूँ, मैं अधिकतम काट रहा हूँ तो भी 4 नंबर भी काट रहा हूँ बेटा, तो आपका जो है 4 नंबर काट रहा हूँ या 3 नंबर काट रहा हूँ, ठीक है। तो 15 नंबर के क्वेश्चन में यदि मैं 2 से 3 नंबर भी काट रहा हूँ तो भी 13 नंबर आपको दे रहा हूँ, या 12 नंबर भी दे रहा हूँ, तो भी देख लीजिए इसके कंपैरिजन में आपको ज़्यादा नंबर दे रहा हूँ मैं। तो इसीलिए कोशिश करिए आप बड़े क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान दीजिए, छोटे क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। ये हो गई बड़ी बात, है नहीं। आज का जो वीडियो है इस पर मैं पूरा एक ही साथ नहीं बना रहा हूँ। आज का जो ये आपका पार्ट 1 है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस पर मैं इन 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा। मैं जो है आपको ये 2.5 नंबर के हिसाब से ये प्रश्न पूछा गया है, मैं आपको जो है एक एक प्रश्न को कम से कम कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे दूँ, ताकि आप थोड़ा कम भी लिख के आएँ तो भी आपका 2.5 नंबर में आपको जो है 2.5 नंबर तो मिल ही जाए बिल्कुल, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप एकदम 3 4 पॉइंट में ही रट के गए और वहाँ जाके आपको 2 पॉइंट याद रहा, ऐसे नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बता दूँ ताकि आप जो है अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाए। तो बिना लेट किए जो है मैं एक एक प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न आया हुआ था कि रिसाइकल बिन क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन पेपर को आपने अच्छे से देख लिया है कि आपका प्रश्न पत्र जो है आपका इंग्लिश में ही आता है, तो आप भी हैबिट डालिए कि आप जो है इंग्लिश में ही उसको समझने का, क्योंकि कंप्यूटर में जो है अंग्रेजी वर्ड के बिना तो आप कंप्यूटर पढ़ ही नहीं सकते। तो पहला प्रश्न हमारा क्या था, रिसाइकल बिन था। तो रिसाइकल बिन वैसे ही होता है जैसे कि आपके घर में डस्टबिन होता है। आप सबके यहाँ 2 कलर का डस्टबिन जो है नगर पालिका की ओर से मिला होगा, गीला कचरा सूखा कचरा रखने के लिए। वैसे ही रिसाइकल बिन होता है कंप्यूटर में। हमारे कंप्यूटर का कहिए या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक विशेष प्रकार का फोल्डर बना हुआ रहता है। आप सबने रिसाइकल बिन देखा होगा, कुछ इस तरीके से दिखता है कंप्यूटर में। एक इस प्रकार का ऐसे आप ऐसे बॉक्स बना दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही बनाएं, हो सकता है तो एक ऐसा कर लीजिएगा और ऐसे एरो बना दीजिएगा, क्योंकि ये रोटेट होते रहता है, रिसाइकल होते रहता है। रिसाइकल मतलब एक चक्र है जो बार बार ऐसे होते रहता है, भरेगा फिर उसको हम खाली करेंगे फिर भरेगा, ऐसा इसीलिए वो हम उसको रिसाइकल करते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम ही रिसाइकल बिन पड़ गया। तो याद रहेगा, एक विशेष प्रकार का विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक विशेष प्रकार का फोल्डर होता है, जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, यदि कोई फाइल गलती से डिलीट हो गई है, कोई भी फाइल है, फोल्डर है, कोई काम का चीज़ है जिसको आपने डिलीट कर दिया था, लेकिन आपको रियलाइज़ हुआ भाई कि वो गलती से डिलीट हुआ है, हम उसको फिर से काम करना चाहते हैं, उसको उपयोग करना चाहते हैं, तो आप उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपके डस्टबिन के केस में होता है, मम्मी झाड़ू लगाई, गलती से कोई आपका कुछ भी पेन है, कुछ कॉपी है, कोई एक आध पेज है, उन्होंने झाड़ू लगा के रिसाइकल बिन में डस्टबिन में डाल दिया रहता है, आप उसको ढूंढते हैं, उसको वापस आपको मिल जाता है।
कुछ इस प्रकार का ही रिसाइकल बिन का काम रहता है, बस वो कंप्यूटर का काम है। ये रिसाइकल बिन आपको दो प्रकार का ऑप्शन देता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। एक कि आपने कोई फाइल डिलीट किया था और आपको लगा कि आपसे गलती से डिलीट हो गया, आप उसको पुनः पाना चाहते हैं, उसको फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए अंग्रेजी एक वर्ड होता है रीस्टोर। री मतलब पुनः और रिस्टोर करना मतलब उसको प्राप्त करना। तो आप यदि आपको लगता है कि कोई फाइल गलती से डिलीट हो गया बेटा, तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हो। तो पहले हम रिस्टोर के बारे में बात करेंगे, फिर दूसरा ऑप्शन क्या है उसको भी देख लेंगे। वैसे देख लो दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप देखिए जैसे ये डस्टबिन है, ये पूरी तरीके से भर गया है। अब आप इसको क्या करना चाहते हो, खाली करना चाहते हो। जो फाइल डिलीट कर दी है वो आपको लगने लगा कि भाई ये फाइल वाकई में मेरे किसी काम का नहीं है, तो आप क्या करते हैं, सुबह कचरा वाले आते हैं उनको आप उनको दे देते हैं, है नहीं। वैसे कचरा वाला नहीं बोलना चाहिए, सफाई वाला बोलना चाहिए, क्योंकि कचरा तो हम लोग फैलाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, उसको बॉक्स को खाली कर देते हैं, हम ये गंदगी उनको दे देते हैं। मतलब हमने इसको खाली कर दिया, खाली कर दिया मतलब होता है एम्प्टी करना। तो रिसाइकल बिन को आप क्या कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन है ये। चलिए एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। तो रीस्टोर फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन, मतलब आपने ऐसा रिसाइकल बिन है, गलती से एक फाइल बनाया था उसको डिलीट कर दिया, अब उसको वापस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसको वापस कर सकते हैं। एक्चुअली रिसाइकल बिन क्या होता है, ये जो है आपके कंप्यूटर में मेमोरी रहता है, उसका एक भाग रहता है। जैसे मान लीजिए ये हम फोल्डर बनाए हैं, ये अभी आपका कहीं पर एक डेस्कटॉप में रखा हुआ है, मान लीजिए कहीं पर भी एक ड्राइव में एक फोल्डर में रखा हुआ था, अब आपने इसको डिलीट किया, वो यहाँ चले गया। इसका मतलब ये नहीं है भाई वो कंप्यूटर से गायब हो गया है, कंप्यूटर में ही है, बट वो आपका क्या हो रहा है, जगह बदल देता है। तो हार्ड डिस्क में कहीं पर भी एक जगह पर वो क्या होता है, आपने डेटा डिलीट कर दिया है, वो डेटा अब यहाँ से उठकर कहना चाहिए या मूव हो गया कहना चाहिए, कहाँ पे आ गया, वो रिसाइकल बिन में आ गया है। ठीक है, वो कहाँ चले गया, रिसाइकल मतलब यहाँ से उठ के वो यहाँ आ गया है। ठीक है, लेकिन अभी वो क्या हुआ, डिलीट नहीं हुआ है, पूरी तरीके से आपके सिस्टम से गायब नहीं हुआ है। अब आपको लगता है वापस चाहिए, तो आप क्या करिए, आप उसको राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, रिसाइकल बिन को ओपन कर लीजिएगा। रिसाइकल बिन को आप ऐसे डबल क्लिक करके ओपन करिएगा, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखाई देता है, रिस्टोर वाला बटन को दबा दीजिएगा, वो जिस जगह से डिलीट हुआ था वो वापस उसी जगह पे आ जाएगा, इसी को हम लोग रिस्टोर कहते हैं। ठीक है क्या, बस आपको क्या करना है, रिसाइकल बिन में जाना है, जिस फाइल को आप रिस्टोर करना चाहते हैं उसको क्लिक करिएगा और रिस्टोर बटन दबा दीजिएगा, वो वापस आ जाएगा। क्लियर है क्या। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन आपका रहता है कि आप यदि अब आप फाइनल डिसाइड कर लिए हैं भाई कि हमको रीस्टोर नहीं करना है, हमको उसको क्या करना है, खाली करना है, एम्प्टी करना है। तो ये दिख रहा होगा आपको, आप क्या करिए, रिसाइकल बिन पे जाइए, राइट बटन दबा दीजिए, माउस का राइट बटन कर क्लिक करिए, इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है, एम्प्टी द रिसाइकल बिन को क्लिक कर लीजिएगा और वो फाइल और फोल्डर जो है हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। मैंने क्या कहा, हमेशा के लिए परमानेंट डिलीट हो जाता है। क्या होता है, परमानेंट डिलीट हो जाता है, फिर आप उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो अब ये बताइए, कोई भी फाइल या फोल्डर जो है वो रिसाइकल बिन तक पहुंचता कैसा है, तो जैसे ही आप कंप्यूटर के आपके डिलीट बटन को दबाते हैं, आपका फाइल उठ के कहाँ चले जाता है, तो आप डिलीट कहिए या डिलीट नहीं कहते हैं तो उसको आप क्या करिए, मूव भी कह सकते हैं। तो आपका कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में आ जाता है। एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, याद कर लीजिए। कीबोर्ड में डिलीट का बटन होता है, वो तो होता ही है, आप यदि डिलीट का बटन दबाते हैं बेटा तभी वो रिसाइकल बिन में जाएगा। एक परमानेंट डिलीट होता है, आप शब्द सुना है कि नहीं सुना है मैं नहीं जानता, लेकिन आज सुन लीजिए, जब भी आप कंप्यूटर के कीबोर्ड में केवल डिलीट बटन दिया रहता है, लेकिन आप यदि उसको शिफ्ट के साथ डिलीट बटन का प्रयोग करेंगे, आप शिफ्ट के साथ डिलीट बटन, डिलीट बटन में DEL लिखा रहता है, तो वो परमानेंट डिलीट का शॉर्टकट है। जब आप नहीं चाहते हैं कोई ये फाइल और फोल्डर को डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन में आए, तो आप क्या करिए, शिफ्ट दबाइए और शिफ्ट के साथ आप क्या कर दीजिए, डिलीट बटन दबा दीजिए। वो फाइल जो है या फोल्डर जो है वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा और परमानेंट डिलीट किए गए फाइल को आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। अब सबसे अहम और ज़रूरी चीज़, आप बोलेंगे सर 2.5 नंबर के लिए इतना कुछ लिखना है क्या, तो मैं कहूँगा बेटा देखो ऐसी बात है, हम घर में पढ़ते हैं 100%, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले तक 20% गायब हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, और एग्ज़ाम हाल में लिखते लिखते तक 60% तक आप लिख पाते हैं। तो ये हमारा चक्र चलते रहता है। तो मेरा ये कहना है कि आप 100% जो पढ़ रहे हो, तो आप 100% अपने आप को मानते हो कि 2.5 नंबर के हिसाब से ये दोनों शुरू के 3 पॉइंट, और मैं 100% मानता हूँ बेटा आपका यहाँ तक कंप्लीट जानकारी। और ज़रूरी नहीं है भाई कि आप परीक्षा में लिखने की लायक ही पढ़ो ना यार, आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर लिए रहो, जो जो उचित लग रहा है सो करिए। रही बात डायग्राम की, तो ये तो डायग्राम है ही नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट है, मैंने डायग्राम दिखाया है, और छोटा सा बना सकते हो तो बना लीजिए ना भाई, कितना बड़ा लगेगा। ये देखो लिख देना रिसाइकल बिन है, ऐसे बना दिए रहने जी।
क्लियर है क्या? चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका कि हाउ टू कॉपी अ फाइल फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर। डायरेक्टरी कहेगा, ड्राइव कहेगा या फोल्डर कहेगा, मकसद क्या है कि फाइल आपका एक जगह पर रखा हुआ है, अब आप उसको दूसरी जगह पर क्या करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं। यहाँ पे मान लीजिए सी नाम का एक फोल्डर है, सी फॉर चंद्राकर सर, और आप इसी फोल्डर को यहाँ पर लाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए वो कॉपी भी कह सकता है, मूव भी कह सकता है, शब्दों का बस फर्क है बेटा। देखिए होता क्या है, जब आप कॉपी करते हैं तो आपका यहाँ पर जैसे ये सी ड्राइव है, डी ड्राइव में करोगे तो ये एक और बन जाएगा डुप्लीकेट कॉपी, मतलब यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पे भी ओरिजिनल भी रहेगा, इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। लेकिन इसी में जब आप मूव कहते हैं, समझिए बात को, जब आप मूव कहते हैं MOVE, तो मूव का अर्थात ये होता है अभी जो फोल्डर सी ड्राइव में है वो परमानेंट अब डी ड्राइव में जाएगा। यहाँ पे जो सी ड्राइव में जो सी नाम का फाइल है वो अब यहाँ नहीं रहेगा, अब आप उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ लेके आ रहे हैं। मतलब अब कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, कॉपी पेस्ट की जगह में अब क्या हो रहा है, कट पेस्ट हो रहा है। तो प्रश्न को मैं बता रहा हूँ, आपके अभी इस प्रश्न पत्र में कॉपी शब्द लिखा हुआ है, तो आप Ctrl+C दबाइए और आप जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पे Ctrl+V कर दीजिए। Ctrl+C कॉपी के लिए होता है, Ctrl+V पेस्ट के लिए होता है। तो आप जिस ड्राइव में फोल्डर रखा हुआ है उस फोल्डर में जाइए, और जिस बहुत सारे फोल्डर बने हुए रहेंगे, ऐसे 4-5 फोल्डर है, तो जिस फाइल या फोल्डर को आपको कॉपी करना है, कॉपी करना मतलब प्रतिलिपि बनाना है, उसको सेलेक्ट करिए। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा, माउस का दायां बटन दबाना, दायां बटन में देखो बेटा कॉपी का ऑप्शन आ जाता है, कॉपी का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आप उस फोल्डर में चले जाइए जहाँ पर आप पेस्ट करना चाहते हैं, डी ड्राइव में चले जाइए या ई ड्राइव में चले जाइए या उसी में दूसरे फोल्डर में चले जाइए, वहाँ जाना है, फिर से दायां बटन दबाना है। अब दायां बटन दबाएंगे ना बाबू, तो अभी देखो मैंने कॉपी हुआ है, अगली बार दायां बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर एक पेस्ट लिखा हुआ ऑप्शन भी आ जाता है। पेस्ट लिखा हुआ ऑप्शन जब आएगा आपका, तब आप वहाँ पर जाइए और पेस्ट कर दीजिए, तो वन फाइल जो है कॉपी करके दूसरे कॉपी में ड्राइव में वो पेस्ट हो जाएगा। याद रखने वाली चीज़ है क्या, ड्राइव कह देगा, फोल्डर कह देगा, डायरेक्टरी कह देगा, हड़बड़ाना नहीं है। कॉपी कहने से ओरिजिनल भी रहता है, डुप्लीकेट बन जाता है। Ctrl+C के साथ Ctrl+V कर देते हैं आप, इसी में क्वेश्चन बन जाएगा, कॉपी को काट के MOVE कर देगा। तो मूव करने का रहेगा तो भी सेम प्रोसीजर है, बस याद रखना जहाँ जहाँ कॉपी लिखा है बेटा वहाँ पर मूव शब्द का प्रयोग करना। ठीक है, मूव करने का तात्पर्य होता है कि अब जो फोल्डर है वो ओरिजिनल जहाँ पे रखा हुआ था डी ड्राइव, वहाँ से हट के आप ई ड्राइव में ले आएंगे, एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव। तो उसके लिए बेटा आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, सेम प्रोसीजर है, फोल्डर को सेलेक्ट करो, राइट बटन को दबाइए, जो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको कट बटन दबाना है, Ctrl+X दबाना रहेगा, कट का शॉर्टकट बता रहा हूँ, और पेस्ट का होता है Ctrl+V होता है। वो तो कॉपी पेस्ट के लिए भी कर रहे थे। बस एक चीज़ आप याद रखिए, क्वेश्चन में कॉपी दिया है कि कट दिया है, कट भी कहते हैं, कट को मूव भी कहते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको कहे कॉपी को डिलीट करना है तो उसका तरीका लिखिए स्टेप बाय स्टेप, तो वही तरीका है, फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करिए, जिसको डिलीट करना है उसको हाईलाइट करिए, माउस का दायां बटन दबाइए, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, आप डिलीट कर दीजिए, डिलीट वाला भी हो गया। इसी में हो सकता है रीनेम लिखा रहेगा, RENAME, रीनेम, ये देखिए ऑप्शन दिख रहा है क्या, डिलीट के जस्ट नीचे देखिए यहाँ पर रीनेम का मतलब होता है नाम बदलना। सेम प्रोसीजर है, फाइल या फोल्डर है उसको सेलेक्ट करिए, जिसका नाम बनाना है उसका चयन कर लो, माउस के उसको हाईलाइट हो जाएगा, फिर माउस का दायां बटन दबाइए, राइट क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, वहाँ पर आप रीनेम बटन दबा दीजिए, जो भी नाम देना चाहते हैं, मान लीजिए पहले ऐसे फोल्डर बना लेते हैं, अभी इसका नाम क्या है, DCA लिखा हुआ है, इसको PGDCA करना है या कुछ भी लिखना है तो रीनेम में जाना, नया नाम आप लिख दीजिएगा, आप इंटर बटन दबा दीजिएगा, इंटर बटन दबाने से वो रीनेम हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा जानकारी मैंने क्या लिखा भाई सुनिए, थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा, मान लीजिए यहाँ पर 2 फोल्डर है, 3 फोल्डर है, तीनों को आपको कॉपी करना है, तो एक एक करके मत करिए भाई, एक को तो सेलेक्ट करते ही हैं, 2
या 3 को सेलेक्ट करना है तो आप क्या करिए, कीबोर्ड में कंट्रोल या शिफ्ट बटन को दबा दे जाइए। एक से ज़्यादा को चयन करने के लिए हम क्या करते हैं, माउस के कंट्रोल या शिफ्ट बटन को दबाते हैं, जिससे आसपास का बॉक्स एक आप देखेंगे, जब करके देखिएगा, एक बार कंट्रोल दबा के देखिएगा तो अलग अलग चुनना रहता है ना बेटा, तो हम कंट्रोल दबाते हैं। माउस का कंट्रोल बटन को दबा लो, ये भी चयन हो जाएगा, इसको क्लिक करोगे ये भी चयन हो जाएगा, इसको करोगे तो एक साथ तीनों चयन हो जाएगा। शिफ्ट के साथ करोगे तो पहला दबाने के बाद डायरेक्ट तीसरा में आओगे ना, तो एक साथ वो सेट से तीनों को कॉपी कर लेता है। ये तरीका है, ठीक है क्या? इसको आप अच्छे से क्या करिए, एक बार वीडियो को सुनिए, सुनने के साथ साथ वीडियो को ऐसे पॉज कर लिया करो, और ये जो लिखा हुआ है बेटा इसको क्या करो, आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन रख लो भाई, एग्जाम में काम आएगा ये। अगला क्वेश्चन है कि राइट नेम ऑफ अलाइनमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये अलाइनमेंट वाला जो चीज़ है वो वर्ड में बस काम नहीं आएगा बेटा। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यही आए, क्या आ जाएगा, राइट नेम ऑफ अलाइनमेंट इन MS पावर पॉइंट कह देगा तो क्या बदल जाएगा? क्या बिल्कुल नहीं बदलेगा जी, अलाइनमेंट थोड़ी ना बदलेगा, बस क्वेश्चन बदलता है। तो ये जो अलाइनमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो काम आएगा ही आएगा, पावर पॉइंट में भी आएगा। किस में आएगा, नोट करते चलिए, पावर पॉइंट में भी काम आएगा, एक्सेल में भी काम आएगा। तो पावर पॉइंट कह देगा, एक्सेल कह देगा, क्वेश्चन कह जो है बदल देगा, लेकिन आपका आंसर नहीं बदलेगा। 4 प्रकार का अलाइनमेंट होता है। अब ये वर्ड को याद रखना, अलाइनमेंट, ये देखिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। आप जैसे ये आपका क्वेश्चन पेपर जब मिलता है तो उसके साथ आंसर शीट भी मिलता है, या कॉपी में जैसे सामान्य रूप से लिखते हैं, तो लिखावट आप जो है कहाँ से लिखना शुरू करना चाहते हैं, उन चीज़ों को हम लोग अलाइनमेंट कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है भाई कि आप जब पेज मिलता है तो सिर्फ लिखने का काम करते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है कि चूंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है बेटा, तो मैंने आंसर वहीं से शुरू किया है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पावर पॉइंट कह दूंगा तो जब पावर पॉइंट में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक्सेल कह दूंगा तो जब आप एक्सेल में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो ऐसा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लिखना कहाँ से शुरू करेंगे, तो हम जो है सामान्य रूप से लेफ्ट से ऐसे राइट की ओर ही लिखना शुरू करते हैं, ऐसे लिखना शुरू करते हैं, यहाँ तक जाते हैं, ऐसे जाते हैं ना, तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट कहलाता है। लेकिन जब हम आंसर को इधर से लिखना शुरू करेंगे, चूँकि कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो राइट से लेफ्ट की ओर आती है, जैसे उर्दू भाषा है, ठीक है। ये चूँकि कंप्यूटर में भाषा का कोई मतलब नहीं है, मैंने ही कह दिया भाई कि राइट से दिखे, तो वो होता है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। 4 प्रकार का बताऊंगा, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। आप जैसे हेडिंग वगैरह डालते हैं, जैसे ये देखिए हेडिंग डला हुआ है मेरा, ये बीचों बीच डला हुआ है, तो हम ऐसे बीच में डालते हैं, तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। आपकी ये डायग्राम बनाना रहेगा, इसलिए बनाना सिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लो। ऐसे लेफ्ट हो गया, ठीक है, इधर से ऐसे करोगे तो राइट हो गया, ठीक है। सेंटर में बीचों बीच लिखोगे बेटा तो ऐसे लिखोगे, ये देखिए ऐसे लिखोगे। और जस्टिफाई का मतलब होता है, इसको हम फुल भी कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मैंने जस्टिफाई लिखा है, यहाँ पर फुल लिखा है, आपको घबराना नहीं है। उसका मतलब होता है कि आप पूरे एरिया को ऐसे कवर कर रहे हैं, लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरा मार्जिन तक आप लिख रहे हैं, उसी जस्टिफाई कहते हैं। तो आप 2.5 नंबर के प्रश्न में इतना लिख देंगे, काफ़ी है। इनका मैंने शॉर्टकट भी लिख दिया है। कंट्रोल के साथ एल लेफ्ट का होता है, कंट्रोल के साथ आपका आर राइट के लिए होता है, जे फॉर जस्टिफाई होता है। सेंटर का बस याद रखना भाई, कंट्रोल प्लस सी मत कर देना, सेंटर की स्पेलिंग सर सी से शुरू होती है, नहीं, वो कॉपी के लिए होता है। कंट्रोल प्लस सी किसके लिए होता है, कॉपी के लिए होता है। सेंटर का ई होता है, तो इसी को बस अच्छे से याद रखना, बाकी का चीज़ें तो आपको याद रहेगा ही। एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट, जे फॉर जस्टिफाई और ई पर सेंटर। इसी को मैंने यहाँ पे कहानी के रूप में लिख दिया है, आप इसको पढ़िएगा। लेफ्ट तरफ से लिख सकते हैं तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट कहलाता है। दूसरा राइट है, आप राइट साइड से लिख सकते हैं। सेंटर वाला आप बीचों बीच लिखते हैं। आपको बीचों बीच पैराग्राफ हमेशा क्या होता है, एक लाइन से बीचों बीच लिखाना शुरू होता है, सेंटर अलाइनमेंट कहलाता है। जस्टिफाई मतलब आप जो है इधर लेफ्ट और राइट के बीच में, बीचों बीच पैराग्राफ में आप लिखते हैं यदि, तब उसको हम लोग कहते हैं जस्टिफाई या फुल कहते हैं। पूरा एरिया को ऐसे कवर करता है, जैसे ये देखिए मेरा वाला पूरा, मैं ऐसे वीडियो को ऐसे पूरा बीचों बीच मैंने लिखा हुआ, कहीं पर भी ऐसे जिग चेक नहीं है भाई। तो ये आपका क्या होता है, ये हमारा जस्टिफाई के लिए है। क्लियर है क्या? ये आपका 2.5 नंबर का प्रश्न आएगा, तो आप जो है इतना बस लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हो सकता है किसी बड़े प्रश्न में आ जाए, तो आप इन सब चीज़ों को भी पढ़ लिए रहिएगा, काम आएगा। पढ़ा हुआ ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता बेटा, कहीं ना कहीं काम जरूर आता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूजेस कह देगा। यूजेस मतलब होता है बेटा आपका उपयोग, उपयोग कह देगा, कहाँ कहाँ पे आप प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आपका, आप पावर पॉइंट का भी उपयोग पढ़ लीजिएगा। इसी में मैंने
एक्सेल का भी बताया हुआ है। मैं जो है पावर पॉइंट का भी किसी प्रश्न में बता दूंगा आगे जब दीर्घ उत्तरिका करूंगा। दूसरा चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप यही जो मैं 3-4 पॉइंट बता रहा हूँ उसी को याद रखें। एक बात और याद रखिए, ये हो गया यूजेस करके, हेडिंग आ गया तो यूजेस करके लिखिए। विशेषताएं जैसे करके मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से सुन लीजिए भाई। यदि विशेषताएं करके क्वेश्चन आ जाता है, फीचर जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसके लिए मैंने क्लास में बताया था कि यूजेस कह दिया तो क्या होगा, फीचर करके कभी कभी कह देता है, फीचर मतलब विशेषताएं हो जाता है, या एडवांटेजेस कह देता है, लाभ होता है। तो इसको बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है, आप कहानी एक ही लिखिए। देखिए, उपयोग कह रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि कॉलेज और स्कूल में कहना चाहिए, या एजुकेशन में उपयोग होता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो हम स्कूल और कॉलेज में जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, लेटर बनाते हैं, है ना, तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप जैसे इसी क्वेश्चन में कह देगा विशेषताएं बताए, तो आप बता दीजिएगा कि हम जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एजुकेशन डॉक्यूमेंट का मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित जब हम दस्तावेज का निर्माण करते हैं, तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट की एक विशेषताएं हैं कि हम इनका प्रयोग जो है स्कूल कॉलेज में करके हम इसको, विशेषताएं यही है कि हम इसको स्कूल कॉलेजों में यूज़ कर रहे हैं। तो घुमा फिरा के आप वहीं पर आ गए, तो हेडिंग आप वही डालिए जो क्वेश्चन में दिया गया है और आंसर वो लिखिए जो आपको आता है। पुस्तक ई बुक लिखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बुक, जैसे मान लीजिए मुझे बुक छापना है, तो ये देखिए, ये जो मैंने आपको बना रहा हूँ मैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पीपीटी में उपयोग कर रहा हूँ। तो बुक वगैरह आपको छापना है तो उसके लिए भी आप क्या करिए, पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसको अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद आप उसको क्या करिए, छपवा दीजिए। बिजनेस में, व्यवसाय में भी आप इसका उपयोग कर रहे हैं, फोटो कॉपी, टाइपिंग सेंटर, है ना, जो भी है नोट्स है उसको प्रिंट आउट करवा रहे हैं। ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित तो है ही है, लेकिन आप इसका कंप्यूटर दुकान वाला, फोटो कॉपी दुकान वाला भी तो इसका इस्तेमाल एक बिजनेस व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं। बात वही है, बस घुमा फिरा के आपको लिखना है। पीडीएफ बनाना है, मैंने कहा आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फाइल बना लीजिए और उसको पीडीएफ में सेव करके देखिए। आप मुझे पीडीएफ का फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में भाई, है नहीं, मैं इतना मान के चलता हूँ कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें तो आपको आती है। तो आपने कोई फाइल बनाया हुआ है, अब आप उसको पीडीएफ बनाना चाहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये सुविधा दिया गया रहता है कि आप फाइल को डायरेक्ट पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। बैनर बनाने के लिए, फ्लेक्स बनाने के लिए, आजकल आप देखते होंगे त्योहारी सीजन है, जो नया साल आने वाला है, तो हैप्पी न्यू ईयर करके आप लोग फोटो वगैरह बनाते हैं, 3D डिज़ाइन करके पोस्टर वगैरह भी आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग करके बना सकते हैं। ये मैंने गिने चुने हुए 4 पॉइंट ही लिखे हुए हैं, लेकिन आप इसको और बहुत सारा बना सकते हैं। आप अब अपने शब्दों में अपना 5-6 तैयार जरूर कर लीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन था फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मिलने वाला एक विशेषताएं है। होता है क्या है, देखिए, आप बहुत सारे, मान के चलिए ऐसा 100 पेज का या 50 पेज का आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुक लिखा है या कोई जानकारी लिखी हुई है, तो अब आप उसमें फाइंड मतलब होता है बेटा सर्च करना, खोजना, ढूंढना, आप जो भी बोलना चाहते हैं। अब रिप्लेस करना मतलब होता है बेटा बदलना, आप बदलना, ठीक है। आपने जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे नोट्स बना रहे थे, उसमें आपने जैसे कि कुछ लिखा था, जैसे कि मान लीजिए आपने ऐसे लिखा, क्लास लिखा था कहीं पर, बहुत सारा क्लास क्लास लिखा हुआ था। अब आपको रियलाइज़ हुआ कि आपको क्लास में डबल एस लगाना था, लेकिन आपने गलती से एक क्लास में आपने एक एस भूल गए हैं। तो अब क्या करेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा, यार ये कहाँ कहाँ पे मैंने गलती से क्लास की स्पेलिंग गलत लिख दिया है। अब बेटा एक पेज होगा तो ढूंढ लोगे, मान लो 100 पेज लिखा हुआ, 100 बार क्लास शब्द का प्रयोग किया है, तो आप ऐसे ढूंढते तो नहीं रह सकते। अब आप क्या क्या करना पड़ेगा, आप फाइंड बटन का प्रयोग कर लीजिए। तो फाइंड का मतलब होता है खोजना, ढूंढना, सर्च करना, रिप्लेस मतलब होता है बदलना। तो पहले फाइंड का देख लेते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+F। जैसे ही Ctrl+F लिख आएगा, यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ों को मैंने लिखा है, कुछ चीज़ों को मैंने नहीं लिखा है, तो सुन लीजिए। जैसे ही Ctrl+F बटन दबाते हैं, ये वाला डायलॉग बॉक्स सामने आ जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ फाइंड वाट, क्या चीज़ ढूंढना चाहते हैं सर, ऐसे कह रहे हैं वो। यहाँ पर ये देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, क्या बना हुआ है, इसको टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर मैं लिख दूंगा मुझे क्या ढूंढना है, क्लास लिखना है, मैं ऐसे क्लास लिख देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही क्लास लिखूंगा बेटा, यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, देखो लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा अभी इनेबल नहीं हुआ है इसलिए स्पष्ट नहीं दिखा है, लेकिन मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए फाइंड नेक्स्ट का बटन लिखा हुआ है, आप इसको दबा दीजिएगा। क्या होगा, ढूंढना शुरू करेगा वो, ढूंढना शुरू करेगा, ऊपर से नीचे वो क्या करने का, ढूंढना शुरू करेगा। जहाँ पे क्लास शब्द दिखेगा उसको वो हाईलाइट करेगा, हाईलाइट करेगा। आप एक एक करके उसको आप ढूंढ सकते हैं, जितने बार लिखे होंगे कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ सब मिल जाएगा। अब रिप्लेस की बात करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने क्लास तो लिख लिया है,
अब भाई गलत लिखा हुआ तो सही तो करना पड़ेगा ना। तो ये रिप्लेस बटन आपको सीधा देता है कि आप एक बटन दबाइए और जहाँ जहाँ पर गलती से क्लास शब्द लिखा है उसको वो पूरा सही स्पेलिंग आप उसको ठीक कर लो। तो जैसे ही कंट्रोल प्लस आप एच दबाते हैं, रिप्लेस का ये वाला ऑप्शन आपका सामने आ जाता है, ये वाला आपका डायलॉग बॉक्स सामने आ जाता है। अब यहाँ पर दो ठो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा होगा, एक वो जिसको आप ढूंढना चाहते हो, जिसको हमने लिखा है फाइंड वाट लिखा हुआ, देखिए फाइंड वाट क्या ढूंढना चाहते हैं, और नीचे में लिखा हुआ बेटा रिप्लेस विथ मतलब किससे बदलना चाहते हैं। तो गलत वाला जो है उसको यहाँ लिखिए और जिससे बदलना चाहते हैं उसको आप यहाँ लिखिए। जरूरी नहीं कि गलत वाला ही हो भाई, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। आप उस शब्द को वहाँ लिखिए जिसको आप हटाना चाहते हैं, और यहाँ पे वो शब्द लिखिए जिससे आप बदलना चाहते हैं। तो ये देखिए मैंने गलत स्पेलिंग जो लिखी हुई थी उसको ऊपर लिख दिया है, सही स्पेलिंग नीचे लिख दिया है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे डील किया है, देख लीजिए। रिप्लेस बटन लिखा हुआ है, एक एक करके शब्द को बदलेगा। रिप्लेस ऑल, सब जितने भी गलत लिखे हुए शब्द हैं सबको ढूंढेगा और सही कर देगा। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो एक एक बार करके उस शब्द को चुनता रहता है वो। फाइंड टेक्स्ट बॉक्स पर आप वो शब्द को लिखने जिससे वो आप बदलना चाहते हैं, और रिप्लेस विथ में उस शब्द को लिखिए जिसको आप जो है सही करना चाहते हैं। पूरे वर्ड को मैंने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से लिख दिया है। कोशिश करिए डायग्राम बना दीजिएगा, एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करिएगा। एज इट इज़ तो नहीं बनाएंगे बेटा, मुझे भी पता है। आप ऐसे बनाइएगा, यहाँ पर बस लिख दीजिएगा ये वाला शब्द फाइंड वाट को, क्योंकि आप सिर्फ फाइंड का बना रहे हैं तो ऊपर में फाइंड लिख देना और यहाँ पे ये वाला बटन को बना देना, फाइंड नेक्स्ट वाला बन जाएगा। नहीं समझ में आएगा क्लास में पूछ लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, राइट स्टेप टू एक्सपोर्ट फाइल। देखिए एक्सपोर्ट फाइल का क्या मतलब है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझते हैं, फाइल को इंपोर्ट करना मतलब अपने सिस्टम में लेके आना, और एक्सपोर्ट करना मतलब आप उसको किसी दूसरे जगह पर रखना, चाहे पेन ड्राइव के माध्यम से किसी को भेजना। हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं, एक्सपोर्ट फाइल का मतलब एक्चुअल में है क्या, और उसको हम अपने सिस्टम में ही बात करते हैं। देखिए आप सबको मैं ये मान के चलता हूँ कि थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है। यदि आपने पेंटिंग किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पेंट एक आता है MS पेंट करके, तो जब आप पेंट में पूरा पेंटिंग कर लेते हैं फिर आप उसको सेव करते हैं। सेव कर रहे हैं मतलब आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग क्या होता है बना के छोड़ देते हैं, डिलीट कर देते हैं, हम फाइल को सेव करके नहीं रखते हैं। लेकिन आप उसको सेव कर रहे हैं बेटा कंप्यूटर में, मेमोरी में, तो आप उसको बताते हैं आप उसको किस नाम से सेव करेंगे। ठीक है, आप उसको किस नाम से सेव, ये वाला आपके पास डायलॉग बॉक्स आता है। जैसे ही आप सेव बटन दबाते हैं या सेव एज बटन दबाते हैं तो आपको यहाँ पर फाइल का नाम देना रहता है। इसको मैं पहले अच्छे से दिखाते हुए, देखिए आप यदि पहली बार किसी फाइल को सेव करते हैं तो आप कंट्रोल एस बटन दबाइए। जैसे ही आप एस बटन दबाएंगे ये वाला आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाता है। कंट्रोल एस दबाते हैं जब पहली बार सेव करते हैं, या F12 दबा लीजिए जब आप सेव एस करते हैं। तो अब आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ें पूछेगा भाई, कि आप फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर नाम दे दीजिए, पहला काम। दूसरा काम, यहाँ से आप चयन कर लीजिए, यहाँ पे पूरा आप देख पा रहे होंगे आपके जितने भी फोल्डर हैं, डायरेक्टरी हैं, उसका प्रदर्शित हो रहे हैं। यहीं पे CO/D ड्राइव भी आएगा। जब आप स्क्रॉल बार को ऊपर नीचे करोगे तो पहला नाम दे रहे हो, दूसरा उसको मेमोरी में जगह दे रहे हो, कहाँ पर सेव होना है जगह दोगे आप यहाँ से। जैसे इसने सेलेक्ट किया है माई वर्क, तो ये माई वर्क नाम का फोल्डर है, कहाँ है, माई डॉक्यूमेंट में माई वर्क नाम का फोल्डर है, जहाँ पर आप जिस नाम से भी सेव करोगे इसको। जैसे देखो टू डू लिखा हुआ है ना, टू डू लिखा हुआ है तो टू डू नाम से सेव हो रहा है, माई वर्क में सेव हो रहा है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, किस प्रकार से सेव करना चाहते हैं उसका टाइप दिया गया है, और सेव बटन को यहाँ पे दबा दीजिए, सेव हो जाएगा। ये पूरा कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप टेंशन मत लीजिए। तो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी एक्सटेंशन होता है, यदि आप ध्यान नहीं है तो सुन लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड होता है उसका एक्सटेंशन होता है 2003 से पहले के जितने वर्जन थे, 2003 तक .doc है। 2003 के बाद जितने नए वर्जन आ गए हैं 7, 10, 13, 16, उसमें आपका क्या हो जाता है, DOC के बाद एक छोटा सा ऐसे X लग जाता है, ये होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन। ये भी आपका काम का चीज़ है भाई, पूछ देता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है। तो जब आप इसको सेव करोगे तो वो तो DOC से होगा। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए मुझे फाइल तो मैं वर्ड में बनाऊंगा सर, लेकिन जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि PDF बनाना है,
तो पीडीएफ बनाना है तो आपको डायरेक्ट सेव करने से पीडीएफ नहीं बनेगा बाबू, उसका फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं समझिए। तो आपको यदि किसी दूसरे तरीके से सेव करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को फाइल बनाया है, डीओसी में वर्ड फाइल में नहीं सेव करना है, किसी अन्य फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो आप, तब आप क्या कर सकते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम लोग एक्सपोर्ट करना कहते हैं। इसके लिए आप क्या कर लीजिए, फाइल को बनाइए और सेव एज बटन, जिसको मैंने कहा F12, याद रखना फंक्शन 12 को आपको सेव एज का शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपका डायग्राम के लिए ऑप्शन खुलेगा। आप ये सेम डायग्राम तो नहीं बना पाओगे, एक छोटा सा बता रहा हूँ, उसको जरूर बना लेना। ऐसे ही बनाना, दुनिया भर का ताम झाम को इन सब चीज़ों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस क्या क्या लिखना रहेगा, ऐसे यहाँ पर लिखना फाइल का नाम, फाइल का नाम हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखो। मैं तो बोलता हूँ अंग्रेजी शब्दों से दोस्ती कर लो, फाइल का नाम लिखोगे। सेव एज टाइप, ये वर्ड को बस अच्छे से याद रख लो, फाइल का नेम, सेव एज टाइप, ठीक है। और यहाँ पे बता देना, ऐसे लिख देना डेस्कटॉप, डी ड्राइव, ऐसे ऐसे, बस इतना ही डायग्राम आप बनाना, ख़त्म बात। ठीक है, नहीं समझ में आएगा क्लास में मेरे से पूछ लेना मिल के। यहाँ पर आपको डायलॉग बॉक्स मिलेगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वहाँ पर आप क्या कर लीजिए, उस फोल्डर का चयन कर लीजिए जिसको आपको एक्सपोर्ट करना है। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम किया है तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख लिया है। और यहाँ पर फाइल टेक्स्ट का यहाँ पर आप अपना नाम नाम टाइप कर लीजिए। नाम टाइप करने के बाद यहाँ पर देखो सेव एज टाइप लिखा हुआ है। इसको जैसे ही, ये देखो बेटा यहाँ पर ऐसे बटन बना हुआ, मैंने लिखा है तीर बटन बना हुआ है। वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। वहाँ से आप जिस प्रकार से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जिस प्रकार का फाइल आपको, इसको करके देख सकते हैं आप। कंप्यूटर में प्रैक्टिकल कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। पीडीएफ में सेव करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से 1997 से लेके 2003 वाला ये वाला ऑप्शन आता है। ये देखो मैंने लिखा हुआ, इसमें सेव करना है कि इसमें सेव करना है, ठीक है। ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप उसको क्या कर लीजिए, यहाँ पर सेव बटन को दबाइए, सेव हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये प्रैक्टिकल करने वाली चीज़ है, बहुत छोटा सा और आसान सा प्रैक्टिकल, इसको करके देखिएगा और आंसर को लिखना है। अब मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप जो है 3 नंबर के प्रश्न में इतना सारा चीज़ तो नहीं लिख सकते भाई, ये सिर्फ समझने वाली चीज़ है। तो आप इसको छोटा छोटा फटाफट जो है कम पॉइंट में लिख लीजिएगा। ये परिभाषा है कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या है। आप इतना लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक आध पॉइंट और लिख लेना कि क्या होता है। बस इस डायग्राम को छोटा सा बना लेना, इन चीज़ों को जरूर बता देना बेटा कि फाइल का नाम क्या होता है, सेलेक्ट करते हैं, किस प्रकार से सेव होगा वो सेलेक्ट करते हैं, और किस जगह पर सेव होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। बस इतना काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। MS एक्सेल की उपयोग पूछ रहा है, फिर से यूजेस पूछ रहा है। तो इस वीडियो में मैंने वर्ड का बता दिया और अभी मैं एक्सेल का बता रहा हूँ, और आगे मैं पावर पॉइंट का ही बता दूंगा। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, तीनों का याद रखना। तो आप सबको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए कि MS एक्सेल जो होता है वो गणितीय काम करने के लिए ज़्यादा उपयोग किया जाता है। कौन सा काम बेटा? गणितीय काम करने के लिए। अकाउंट से संबंधित लेखा जोखा होता है, गुणा भाग करना है, फंक्शन दिया रहता है, बहुत सारे फार्मूला दिए रहते हैं, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका मुख्य पॉइंट। दूसरा ये देखिए मैंने सारे चीज़ लिख दिया, लेखा जोखा, अकाउंटिंग का काम, गणितीय काम करना, फार्मूला फंक्शन दिए रहते हैं, चार्ट बना सकते हैं आप इसमें, ठीक है। ये कुछ और एरिया हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग इसका जो है, बहुत सारे जैसे एक्सेल में से जानकारी बनी हुई है। मान लीजिए मार्कशीट बनाया है आपने, बहुत सारे स्टूडेंट है, एक्सेल ऐसे ही दिखता है, पता है ना। आप उसमें से मान लीजिए मुझे एक रमेश नाम का लड़का है, उसका ढूंढना है, तो उसी कह रहे बेटा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, रुझान है, उसको ढूंढने में ये बहुत आसान होता है। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे बैलेंस शीट बनाना है, खाता बही करना है, इन्वेंट्री करना है, वहाँ पर काम आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जनरल स्टोर वाले हैं, आपके पास बहुत सारा प्रोडक्ट है, उसका नाम, उसका कितने मात्रा में है, उसका क्या रेट है, उसका एक्सपायरी डेट है, टाइम टेबल बनाना है, वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। और ये देखिए आपके पास जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनका डाटा शीट बनाना है, उन्होंने कब ड्यूटी ज्वाइन किया, उसका नाम क्या है, पता क्या है, उम्र क्या है, कितने साल का अनुभव है, उसकी सैलरी कितनी, ये सब जानकारी रखने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक्सेल का प्रयोग करते हैं। और एक्सेल में चार्ट बनाकर हम डेटा को क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है क्या। थोड़ा स्पीड मेरा थोड़ा फास्ट लग रहा होगा, तो आपके पास बेटा वीडियो पूरा है, आप वीडियो को अपने पास रखिए, वीडियो को पॉज कर ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी तरीका आपको चीज़ लगता है, ईयरफोन लगा के सुनते रहिए कम से कम,
वीडियो को सुनने से आपको जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई बेटा मैं उसको पढ़ इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि ये आप इस वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हो भाई, लेकिन मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप वीडियो को भगाइए मत, सुनिए। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ बेटा वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है आपका। नेक्स्ट है आपका सेल का फॉर्मेटिंग। तो सेल का फॉर्मेटिंग भाई थोड़ा बहुत आपको तभी समझ में आएगा जब आपको एक्सेल का थोड़ा बहुत नॉलेज हो। तो थोड़ा बहुत नॉलेज ऐसा हो कि एक्सेल टेबल के फॉर्मेट में तो रहता है, ये आपका टेबल है जिसमें आपका ये आपका रो है बेटा, ये कॉलम है, और ये जो छोटे छोटे जो बॉक्स दिख रहे हैं इसी पे मैं वैल्यू लिखता हूँ। जैसे मुझे मान लीजिए कुछ मान डालना है इसमें 1 2 3 4 या किसी स्टूडेंट का नंबर भरना है, तो ये देखिए 1 2 3 4 ऐसे जो मैं लिख रहा हूँ, तो मैं जो लिख रहा हूँ बेटा वो एक बॉक्स पे दिख रहा है आपको, ये बॉक्स है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, क्या क्या कहते हैं इसको हम लोग, सेल कहते हैं। टेबल रो कॉलम से मिलकर बनता है, और जहाँ पर रो कॉलम एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। जैसे ये देखो, ये आपका ए है और ये आपका 1 है बेटा, आप सबको पता होना चाहिए। ABCD ये आपका ऐसा कॉलम को ABCD से प्रदर्शित किया जाता है और रो को 1 2 3 से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो बॉक्स बॉक्स बनेगा इसका एड्रेस क्या होगा, A1 होगा। इसका एड्रेस क्या होगा, D2 होगा। क्यों, क्योंकि ये डी वाले कॉलम में दूसरे नंबर पे है। इसका जो एड्रेस होगा वो B3 होगा। ठीक है क्या, क्योंकि ये बी वाले कॉलम में तीसरे नंबर में है। तो ये हो गया सेल का एड्रेस बता दिया मैंने। अब मैंने कहा सेल कैसे बनता है, तो जहाँ पर रो कॉलम एक दूसरे से को काटते हैं वो हमारा सेल बनता है। और एक्सेल में हम जो भी डेटा लिखते हैं जैसे 10 20 ABCD या किसी का नाम लिख दिया राम, वो हम सेल में ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेल की परिभाषा। सेल क्या है आपको पता चल गया। सेल MS एक्सेल में वो एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह होता है जहाँ पर हम वैल्यू या मान को लिखते हैं, और प्रत्येक सेल का एक अपना एड्रेस होता है। आप ऐसे डायग्राम बना देना, ABCD हमेशा कॉलम होता है, 1 2 3 आपका रो होता है, और जहाँ पर रो और कॉलम मिलते हैं वहाँ पर हम सेल का एड्रेस बनाते हैं। वो सेल का एड्रेस कहलाता है A1 B2 C3। यहाँ पर अगला कर दोगे ये देखो, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये D4 हो जाएगा। ऐसे क्लियर है क्या। अब बात करते हैं सेल फॉर्मेटिंग का तात्पर्य क्या है। तो सेल फॉर्मेटिंग का तात्पर्य ये बेटा, आपने जैसे ये सेल बनाया हुआ है, अब यदि आपको इस सेल को थोड़ा सा इसके चौड़ाई में ऐसे बढ़ाना है, या इसकी ऊंचाई को ऐसे बढ़ाना है, या इसका कलर को बदलना है, ठीक है, इसका कलर को बदलना है, तो इन सब चीज़ों पर काम करना ही सेल का फॉर्मेटिंग कहलाता है। कि डेटा किस प्रकार से लिखाएगा, डेटा ऐसे लिखाएगा, मतलब ABCD ऐसे लिखाएगा, कि ABCD ऐसे तिरछा लिखाएगा, कि ABCD ऐसे नीचे ऊपर से नीचे लिखाएगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपके सेल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, या इसी में एक वर्ड लिखा है देखो, सेल को मर्ज करना। जैसे ये देखिए यहाँ पर कितने सेल दिख रहे हैं आपको, 2 सेल दिख रहे हैं। ठीक है, ये 2 सेल दिख रहे हैं आपको। अब इसको यदि मैं एक सेल बनाना चाहता हूँ तो ये आपका क्या कह रहा था, मर्ज करना कहलाता है। 2 सेल को मिला के एक सेल बनाना, देखिए एक बड़ा सा सेल बन गया, ये मर्ज करना कहलाता है। अनमर्ज करना का मतलब क्या, जैसे ये एक सिंगल सेल है, इसको आप अब क्या करना चाहते हैं, वापस जो है 2 सेल में मिलाना चाहते हैं जैसे पहले था, तो इसको आप अनमर्ज कर दीजिए, ये वापस 2 सेल में ऐसे बढ़ जाएगा। ये वाली बात है। इसके अलावा देखिए कि जैसे ये सेल में, जैसे ये सेल बना हुआ है, समझिए बात को। तो अलाइनमेंट वाले में हम क्या करते थे, बायां दायां करते थे। यहाँ पे आप सेल में क्या करना चाहते हैं, जैसे ये बीच में लिखना चाहते हैं A, कि टॉप में लिखना चाहते हैं ऐसे, टॉप में कि बीच में कि बॉटम, कि आप A को यहाँ लिखना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना आप। तो सेल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सेल में डाटा का पोजीशन, डेटा बीच में रहेगा, टॉप में रहेगा, नीचे रहेगा, कि सेल को मिलाना है कि नहीं मिलाना है, ये सब चीज़ें सेल के फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। तो देख लीजिए कि करके सेल का आकार बदलना हो, छोटा बड़ा करना हो, कि सेल की ऊंचाई और हाइट पे काम करना है, कि चौड़ाई पे काम करना है, उसका ऊंचाई बदलना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा ऑप्शन आपका वो, अभी देखिए हमने हाइट की बात की, अभी हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं। तो यदि आपको कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाना है या एक से अधिक की चौड़ाई को बदलना हो तो आप सबको चयन कर लीजिए और उसको बदल दीजिए। वैसे ही हाइट की बात हो रही है, ऊंचाई को बदलना है, तो एक साथ आपसे एक एक ही सेल का भी कर सकते हैं या एक से अधिक सेल का भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उसकी विजिबिलिटी। कोई भी सेल आप या रो और कॉलम ऐसे बना हुआ है तो उसको आप क्या दिखाना चाहते हैं कि छुपाना चाहते हैं, विजिबिलिटी कहलाता है। मतलब यदि दिखाना चाहते हैं तो शो करिए, नहीं दिखाना तो उसको आप उसको हाइड भी कर सकते हो, उसी को विजिबिलिटी कह रहा है। सीट को कह रहा है, सीट को अरेंज करने के लिए भी हम क्या करते हैं कि कौन सा सीट जो है होगा, तो कौन से नंबर, जैसे बहुत सारे ऐसे सीट बने हुए होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जब आप स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में 3 सीट होता है बेटा,
आवश्यकता पड़ने पर आप सीट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सीट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए भी एक तरीका है आप नाम को बदल सकते हैं। और अब आप क्या कर सकते हैं, सीट को नाम बदल सकते हैं। जिस नाम से है उसको नाम को बदलना भी कुछ देर पहले मैंने नाम वाला बताया था, रीनेम करना, उसको कॉपी करना या मूव करना। मैंने कॉपी और मूव को भी बताया हुआ है। रीनेम करना है रीनेम करिए, मूव करना है तो मूव करिए। एक से ज़्यादा बनाना है डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट कर सकते हैं, है नहीं। उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना मूव करना कहलाता है। मैंने अभी मूव और कॉपी शब्द से आपको भली भांति परिचित करा दिया है, तो आप इसको एक बार जरूर पढ़िए। अगला है बेटा स्लाइड शो करना। ये पावर पॉइंट का हिस्सा है। स्लाइड शो करना मतलब क्या, देखिए आप पावर पॉइंट बना रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्लाइडें बनी हुई, मान लीजिए जैसे 8-10 स्लाइड आपने बनाया है। अब आप चाहते हैं कि स्लाइड शो वर्ड को, यदि स्लाइड शो नहीं कहेगा तो स्लाइड को रन करना भी कहता है, चलाना। तो आपको पता होना चाहिए स्लाइड शो किसका भाग है, पावर पॉइंट का भाग है। ये किसका भाग है, पावर पॉइंट बनाते हैं उसको ही स्लाइड शो कहते हैं। जैसे ही स्लाइड शो आए आपके दिमाग में एकदम एक चीज़ छप जाना चाहिए कि स्लाइड शो करने के लिए हम क्या करते हैं, F5 बटन दबाते हैं शॉर्टकट की, आपका स्लाइड शो हो जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ही एक हिस्सा होता है स्लाइड शो करना। कहाँ पाया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में देखिए आपका एक अलग से बहुत सारे मेन्यू होते हैं, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, डिज़ाइन मेन्यू, एनिमेशन। आपको ये सब बनाने की आवश्यकता नहीं बेटा, सिर्फ ये 3 काम का चीज़ है। मैंने बस दिखाने के लिए कि कौन सा मेन्यू में होता है। तो स्लाइड शो नाम का ही एक मेन्यू होता है, उसको क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाकी मैं शॉर्टकट ही बता दूंगा, स्लाइड शो करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप, मैंने कहा कि आपने भाई प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया बना लिया है। आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है सेमिनार देने के लिए, कक्षा लेने के लिए, है ना। तो आप जैसे मान लीजिए इसी में आ गया, आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग बताइए, विशेषताएं बताइए, तो आप बता सकते हैं प्रेजेंटेशन बनाने का काम आता है, स्लाइड शो का काम आता है। उसके बाद फिर पूरा स्लाइड शो को छाप दीजिएगा, विशेषताएं बन जाएगा, यूजेस बन जाएगा। अब प्रेजेंटेशन करके देखना चाहते हैं, स्लाइड बना लिया है, तब आपका स्लाइड शो काम आता है बेटा, ठीक है क्या। इसके लिए यदि आप स्लाइड शो के ऑप्शन में जाना चाहते हैं तब आप कंट्रोल प्लस एस, ऐसे मत करिएगा कि स्लाइड शो के लिए कंट्रोल प्लस एस बताया था। आप अच्छे से पढ़िए, मैंने क्या कहा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यदि स्लाइड शो टैब का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, आप सबको पता है कि शुरुआत में हमेशा होम टैब ही रहता है। आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप माउस से भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्टकट कहा स्लाइड शो में जाना है तब आप कंट्रोल एस दबाइए। लेकिन पावर पॉइंट को रन करना है या स्लाइड शो करना है तब आप F5 दबाइए। उसमें भी देखिए मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है आपको कि स्लाइड शो करने के यहाँ पे आपको 3 तरीका दिख रहा होगा। बिगिनिंग से दिख रहा है क्या आपको, यही बस इसी बस को आपको फोकस करना है भाई, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। स्लाइड शो को रन किया जाता है तो 3 तरीके से कर सकते हैं आप, बिगिनिंग से, करेंट से और कस्टम से। अब इन शब्द का मतलब बता रहा हूँ, सुनिए। यदि आप स्लाइड शो के 3 ऑप्शन है, पहला बिगिनिंग, जैसे वो देखिए ये स्लाइड 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आप जैसे ही F5 दबाएंगे या स्लाइड शो वाले को ऑप्शन में जाके क्लिक करेंगे, आपका पावर पॉइंट शो होना, रन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि आप F5 को दबाते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन जो रन होना शुरू होगा वो पहली साइड से, कौन सी स्लाइड से, पहली स्लाइड से, जिसको हम लोग कहते हैं बिगिनिंग से, शुरू से। पहले स्लाइड 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे चलता है, उसको हम लोग बिगिनिंग कहते हैं। क्या दबाने से, F5 दबाने से। लेकिन अब समझिए आपके पास ऐसे बहुत सारे स्लाइड हैं ऐसे, अभी आप जो है ऐसे 5 है 7 8, आप वर्तमान में स्लाइड नंबर 3 पे है। यहाँ पर आप चाहते हैं कि 3 से ही स्लाइड शो होना शुरू हो, मुझे पहला दूसरा को नहीं चलाना है, मतलब मैं जहाँ से हूँ वहीं से स्लाइड शो शुरू हो। तो आप क्या करिए, शिफ्ट के साथ F दबाइए। तो दूसरा शॉर्टकट क्या है, F5 बिगिनिंग से शुरू होगा, जबकि शिफ्ट के साथ F5 करेंट स्लाइड से, करेंट स्लाइड मतलब वर्तमान में आप जिस स्लाइड पे हैं वहीं से चलना शुरू होगा। क्लियर है। एक होता है बेटा कस्टम, तो इसका मतलब क्या होता है कि यूज़र जो पावर पॉइंट बना रहा है, स्लाइड शो करना चाहता है, फिर से वही 1 2 3 4 5 6 ऐसे मेरे पास 700-800 स्लाइड बने हुए हैं। तो यहाँ पर यूज़र एक सुविधा मिलता है यूज़र को कि आप अपनी पसंदीदा स्लाइड का ही चयन करिए और उसी को ही चलाइए।
सबको चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो कस्टम स्लाइड शो में यूज़र अपने मन पर, जैसे मुझे मान लीजिए आप मेरे पास 8 स्लाइड है, लेकिन मैं आपके गिने चुने 3 स्लाइड को दिखाना चाहता हूँ, जैसे दूसरा को, छठवां को और आठवां को। तो सबको चलाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मुझे पहले दूसरा में जाना पड़ेगा, फिर छठवां, फिर आठवां में। आप ऐसा मत करो, कस्टम स्लाइड शो के ऑप्शन में जाइए। वहाँ पर जाने के बाद आप क्या करिए, दिए गए समस्त स्लाइड में से उन स्लाइड का चयन कर लीजिए जिनको आप रन करना चाहते हो। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, तो 2, 6 और 8 को सेलेक्ट करके ऐसे अलग से वो क्या ऐसे बना रहता है। ये देखिए, एक तरफ ऐसे ये 8 दिखता रहेगा, एक तरफ ऐसे बना रहता है। आप दूसरा को सेलेक्ट करिए, यहाँ पर ऐसे बटन दिए रहता है, उसको क्लिक करेंगे, दूसरा इधर आ जाएगा। छठवां को सेलेक्ट करके इसको बटन को दबा दीजिए, छठवां इधर आ जाएगा। आठवां को करना है, इसको इधर बटन दबा दीजिए, इधर आ जाएगा। अब जब स्लाइड शो करेंगे तो ये वाला रन होगा, 2, 6, 8 वाला। समझ गए क्या? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। प्रैक्टिकल की चीज़ें करके देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका विजार्ड। विजार्ड एक प्रकार की सुविधा है। पहले देखिए, जो लिखा हुआ है बुकेस्ट भाषा में उसको छोड़ दीजिए, आप मेरी बात को समझिए। जैसे आप पहली बार कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं आता है, तो ये क्या कहता है कि भाई, जैसे आप लोग वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, कोई भी मशीनी चीज़ खरीदते हैं, तो आपको एक मैनुअल बुक मिलता है कि नहीं मिलता है? मैनुअल बुक मिलता है। उस मैनुअल बुक में उस जो भी आपने सामान खरीदा है उसको कैसे चलाना है, कैसे चालू करना है, उसका कैसे देखभाल करना है, काम होने के बाद कैसे उसको हटा देना है, ये सभी चीज़ें उस पर। आपको मोबाइल भी खरीदते हैं तो भी मैनुअल बुक मिलता है कि बैटरी कैसे लगाना है, चार्जिंग कितना करना है, क्या कौन सा आपने देखा होगा ये, बिल्कुल। अब मैं मान के चलता हूँ आपको ये चीज़ पता है, तो मैनुअल बुक दिया रहता है बेटा। वैसे ही इसमें बुक नहीं दिया रहता है, इसमें स्टेप्स दिए रहते हैं। स्टेप दिए रहते हैं, उन स्टेप को फॉलो करते जाइए, आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। यदि आप न्यू यूज़र है फिर भी ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कहना चाहिए या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की ये सुविधाएं हैं, उस सॉफ्टवेयर की सुविधाएं रहती है जो उस पर काम करने के लिए आपको मदद करता है। समझ रहे हैं क्या? तो एक प्रकार का विजार्ड मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप हमको, यूज़र को वो मदद करता है किसी भी काम को करने के लिए, ताकि नया यूज़र भी उस काम को आसानी से कर सके। तो कंप्यूटर में एक प्रकार का इंटरफेस होता है जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए यूज़र को हमको निर्देश देता है, और उस निर्देश मतलब जो स्टेप होता है उस पर हम काम कर करके स्टेप बाय स्टेप उसको हम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कुछ विशेष कार्य को शीघ्रता से हमारी सहायता करते हुए हमारे द्वारा जो पूछे गए प्रश्न रहते हैं उसको एक एक स्टेप कर करके हमको, जैसे आप देखिएगा हेल्प एंड सपोर्ट, यदि आपको पता होगा तो आपके पास ऐसे 5 क्वेश्चन रहता है। जैसे आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, हिंदी में जानकारी के लिए 1 दबाइए, ये विजार्ड ही तो है। फिर बोलेगा कि डेटा से संबंधित समस्या है, कि आपको बैलेंस जानना है, कि आपको नए रिचार्ज प्लान के बारे में जानना है। तो हम कहते हैं नए रिचार्ज, तो 2 दबाइए, 2 दबा देते हैं। ऐसे करते करते हम अपनी समस्या का जो है समाधान पा जाते हैं बेटा। सेम वैसे ही कंप्यूटर में विजार्ड होता है, हमसे प्रश्न पूछता है, उसके आधार पर हमको क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप मदद करता है। विजार्ड एक ऐसी सुविधा है जो आपको जटिल कार्य, बड़े से बड़े कार्य को आसानी से करने के लिए मार्गदर्शन देता है, गाइड करता है बेटा। स्टेप बाय स्टेप बताएगा और आसानी से हम उसको कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज होता है, यदि नहीं पता तो आप मेरे पूछिएगा, मैं दिखा दूंगा। यह मेल मर्ज का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने विजार्ड का प्रयोग करके टोटल 6 स्टेप में मेल मर्ज होता है बेटा। तो उसको स्टेप बाय स्टेप बताता है कि पहले ये करिए, फिर ये करिए, फिर ये करिए, फिर ये करिए, फिर हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका विजार्ड का प्रयोग करके आप मेल मर्ज का निर्माण कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपका MS एक्सेस होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है पावर पॉइंट, वैसे एक्सेस में जब आप फॉर्म बनाते हैं तो वहाँ पर भी आप विजार्ड का प्रयोग करके कम से कम समय में विजार्ड बना सकते हैं और उसे मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये था आपका जो पहले के जो 10 क्वेश्चन हैं, इसका मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, वीडियो बना दिया है। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर चर्चा करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना बेटा, लाइक कर देना, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। मैंने आपसे पूछा है PDF का फुल फॉर्म, तो PDF का फुल फॉर्म बताना। और मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन बताया है DOC 2003 तक, और बाद में DOCX हो गया है। आप मुझे 2 प्रश्न और बताइए। पहला प्रश्न PDF क्या है, PDF फुल फॉर्म। दूसरा प्रश्न माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, MS पावर पॉइंट का आप मुझे एक्सटेंशन बताइएगा, ठीक है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन बताइएगा। और तीसरा प्रश्न मुझे एक्सेल का एक्सटेंशन बताइएगा।
पावर पॉइंट का एक्सटेंशन और एक्सेल का एक्सटेंशन। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न का उत्तर मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।